नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लूसेंट पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लूसेंट वर्ल्ड, उसमें रोजाना शाम 7:30 बजे टेलीग्राम क्यों चलती है। ठीक है। तो कल का जो टॉपिक पढ़ाया गया था वो था न्यूटन के गति के नियम के बारे में। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हम्म। तो सबसे पहले गैलीलियो और न्यूटन के द्वारा विचार किया गया था इस गति के बारे में, लेकिन सिर्फ न्यूटन के द्वारा ही गति का नियम को प्रतिपादित किया गया था। उनकी एक पुस्तक थी, 1687 में प्रकाशित हुई थी, प्रिंसिपिया। उसी के उन्हीं के पुस्तक में गति के बारे में बताया गया था। उनका जो पुस्तक क्या थी वो थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में ही न्यूटन के तीनों गति के बारे में बताया गया। ठीक है ना। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ होता क्या है। तो फर्स्ट लॉ, इसका एक डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। ये था डिफिनेशन इसका। ठीक है। प्रथम गति का जो डिफिनेशन था कि यदि कोई वस्तु अस्थिर है या गतिशील है, ठीक है ना, तो वह अस्थिर या गतिशील ही रहेगा जब तक उसकी उसके ऊपर यानी वस्तु के ऊपर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको। तो ये क्या है, मान लीजिए एक गतिशील है, या तो ये गतिशील है आगे की ओर, या तो फिर ये अस्थिर है बिल्कुल। ठीक है। या ये अस्थिर। तो ये जब वस्तु अस्थिर है तो ये वस्तु अस्थिर ही रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाता है। ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए ये मार्कर, ठीक है ना, ये मेरे हाथ में है। जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं, ये उठेगा नहीं। ठीक है। यानी यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा। मान लीजिए कि मार्कर ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो जब तक हमको कोई रोकेगा नहीं, हम रुक नहीं सकते। ठीक है। तो ये था सीधा इसका डिफिनेशन है कि यदि कोई वस्तु अस्थिर है तो वह अस्थिर ही रहेगा, और जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल उसको रोकने की कोशिश ना करे या उसको चलाने का कोशिश ना करे। तो ये था न्यूटन का पहला नियम। तो ये रुकता क्यों। जैसे ये वस्तु चल रही है, वस्तु चल रही है तो उसको कोई रोक देता है तो रुक जाता है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो उस पर जब कोई बाहरी बल लगता है तो वो चलता क्यों। तो इसका जो रीजन है वो क्यों, इसका कारण क्या है, एक सवाल आ जाता है यहाँ पे कि भाई ये आगे क्यों बढ़ जाता है। ये चल रहा है तो इसको हम रोकते हैं तो रुक क्यों जाता है। तो इसका जो कारक है वो क्या है, वो है जड़त्व। क्या है, जड़त्व। तो जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो उसको हम बाहरी बल लगा के उसको आगे की ओर कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु मतलब कि गतिशील है तो उसको हम बल के द्वारा उसको रोक सकते हैं। तो क्यों होता है, तो जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी वस्तु है उसमें सभी वस्तु में जड़त्व यानी द्रव्यमान रहता ही है। ठीक है। तो हर एक वस्तु का एक अपना अपना जड़त्व होता है। जैसे कि एक और उदाहरण में दे दे, जैसे हम अभी यहाँ पे खड़ा हैं तो हमारे में अ, जड़त्व है तो हम जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। हमसे कोई वस्तु अगर पीछे से धक्का दे दिया है या पीछे से कोई हमको धक्का दे देता, हम आगे की ओर जाते हैं। आगे की ओर जाते हैं तो क्यों चले जाते हैं, तो हमारे पास जड़त्व है। अगर जड़त्व नहीं रहता तो डायरेक्ट हम बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन जाते हैं थोड़ा सा जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो हम जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे।
जड़त्व होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जड़त्व होता क्या है? जड़त्व एक वस्तु में, हर एक वस्तु में एक जड़त्व होता है जो अपने अंदर जो परिवर्तन होता है। हम जैसे मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे वस्तु रखा हुआ, ठीक है ना, इसको हम बलपूर्वक यहाँ से धक्का देकर इसको यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये क्या करेगी, उसका विरोध करेगी, ठीक है। ये विरोध हल्का करेगी, उसी को क्या बोला जाता है, जड़त्व। अगर कोई वस्तु गतिशील है, उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध करती है कि हमको क्यों रोक रही है, तो क्या, वो भी एक प्रकार की जड़त्व है। यानी सीधा करने का मतलब है, जड़त्व उसे कहते हैं जो एक ऐसा वस्तु जो अपने गतिशील अवस्था में है, अगर कोई बाहरी ऑब्जेक्ट उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है ना। तो वही जड़त्व हो गया। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हम बता देते हैं, अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल के बारे में क्या कहते हैं, और इसका थोड़ा जड़त्व के बता दें। जड़त्व का माप जो होता है, यानी इसको हम मापते कैसे हैं, यानी सीधे करने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पे जितने भी वस्तुएं हैं उसमें प्रत्येक में, सभी में एक छोटा सा कण भी रहता है तो उसमें द्रव्यमान निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान रहना बहुत जरूरी है। द्रव्यमान तो हर एक वस्तु में रहता है, चाहे वो ईंट पत्थर, एक छोटा सा कण भी रहता है ना, धूल भी रहता है तो उसमें जरूर न कुछ द्रव्यमान रहेगा। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है ना, वस्तु में जो निहित होता है द्रव्यमान उसके बराबर होता है। यानी वस्तु में निहित यानी जड़त्व बराबर क्या होता है कि अगर किसी वस्तु का जड़त्व निकालना रहेगा तो वह उस वस्तु में जो होता है क्या, वस्तु में निहित जो द्रव्यमान होता है वही उसका जड़त्व होता है। यानी मान लिया जाए कि उसमें द्रव्यमान मान लीजिए 5 kg है, ठीक है, तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, 5 kg ही होगा। ये हो गया द्रव्यमान। अब जड़त्व के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या होता है कि एक कोई मोटी गद्दा टाइप का होता है, तो उसमें डंडा के सहारे से उसको जब पीटा जाता है तो उसमें जो धूल कण रहता है वो क्या होता है, जमीन पे गिर जाती है। तो जमीन गिरने का रीजन क्या है, तो जड़त्व है। तो ये वर्क किस टाइप का करता है, जैसे मान लीजिए ये गद्दा, ठीक है ना, इसको यहाँ से पकड़ के एक डंडे से यहाँ पे इसको पीट रहे हैं बार बार, ठीक है, यहाँ डंडे से इसको पीट रहे हैं तो इसका जो धूल होता है जो ऐसे इस टाइप को वह हवा मुड़ कर नीचे गिरती है। तो नीचे गिरने का वजह होता है और जड़त्व होता है। तो जड़त्व होता है कैसे, जैसे कि ये जो धूल होता है ना, तो इसमें तो हम पहले भी बता दें कि एक छोटा सा कण भी रहेगा तो उसमें द्रव्यमान यानी जड़त्व रहेगा ही। बता भी दिए कि जड़त्व बराबर वस्तु में जो निहित द्रव्यमान होता है वही होता है जड़त्व, ठीक है। तो जब इसको डंडे के सहारे से पीटते हैं तो ये क्या करती है, जड़त्व का तो सीधे जानते हैं कि वस्तु वो विरोध करती है, यानी अपने परिवर्तन में विरोध करती है, ठीक है। तो जब हम इसको जब पीटते हैं तो ये क्या होता है कि अपने जो जड़त्व होता है उसका जो विरोध करता है वस्तु जो पीट रहे, यानी क्षण का विरोध करती है और बोलती है कि नहीं हम यहीं पर रहेंगे, यानी विरोध कर रही है। तो क्या होता है कि जो रजाई होती है, मोटी रजाई, वो क्या होती है, वो विरोध ना करके वो पीछे चली जाती है और उसमें जो निहित कण होता है, धूल कण जो होता है, वो जड़त्व का पालन करके वहीं पर रुक जाता है। तो ये यहाँ से पीछे चला जाता है तो कण तो यहीं पर आ जाता है, तो जिसके माध्यम से क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये था जड़त्व, एक एग्जाम्पल हो गया। और एक इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि अब एक पेड़ है, उसकी जब टहनियों को पकड़ के हिलाया जाता है तो उसमें जो पत्ते या फल जो लगे रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो उस फल में जो जड़त्व रहता है यानी उसका जो द्रव्यमान रहता है वो जड़त्व के बराबर रहता है। तो जब क्या होता है कि वो जब हम पेड़ को हिलाते हैं यानी टहनियाँ फैलाते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो लगे फल जो रहता है उसमें द्रव्यमान यानी जड़त्व वो उसका विरोध करती है। तो विरोध करती है, वो वहीं पर रुक जाती है और पेड़ जो होती है वो थोड़ा पीछे हो जाती है। तो पीछे हो जाने की वजह से क्या होता है, तो उसमें जो फल लगे रहते हैं वो वहीं पर आ जाती हैं, पेड़ पीछे हो जाते हैं। तो जो इस फल के माध्यम से जिस माध्यम से फल जो पेड़ में लगे रहते हैं वो क्या होता है, आगे पीछे होता है, जहाँ से टूट के फल नीचे गिर जाती है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण। तो पहला नियम तो समझ गए। अब बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की ओर।
तो हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। थोड़ा लिखने में विशेष टाइम लग गया। इसका जो होता है सेकेंड लॉ का नियम कि किसी वस्तु में संवेग की जो दर होती है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, उस वस्तु पर लगने वाले बल के दिशा के, जो बल जिस दिशा में लगती है उसके क्या होती है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसमें तीन जो ऑब्जेक्ट है, एक पहला हो गया संवेग, दूसरा हो गया जो होता है परिवर्तन की जो दर होती है वो हो गया, और उसके बाद एक तीसरा ऑब्जेक्ट इसमें है, ये समानुपाती हो गया, ठीक है ना। तो हम इसके तीनों के बारे में, ये संवेग सबसे पहला हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया, संवेग के बारे में। डिफिनेशन तो हो गया कि किसी वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के दिशा के समानुपाती होता है। तो भैया ये तो सबसे पहले जाने संवेग के बारे में, संवेग क्या है। तो संवेग बराबर क्या होता है, ई बराबर mv, ठीक है। यानी संवेग बराबर m से मास यानी द्रव्यमान गुने वेग। अब इसके बढ़ेंगे कि इसमें इसका उपयोग क्या है, ये संवेग होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे ये रोड है, यहाँ पे एक कोई व्यक्ति खड़ा, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट से यहाँ एक छोटा बच्चा, मान लीजिए एक छोटा बच्चा यहाँ से आगे की ओर, इसका जो स्पीड है संवेग वो 10 किलोमीटर पर घंटा मान लिया जाए। वेग जो है, इसका वेग मान लिया जाए 10 किलोमीटर पर घंटा से है। ये छोटा बच्चा जब यहाँ इसमें जाके ये टकराएगी बड़े आदमी में, तो संभवता है कि ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होगा। बच्चा या तो गिर जाएगा, या तो मनुष्य भी गिर सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी वो भी गिर सकता है, निश्चित नहीं कि नहीं गिर सकता है। तो ये क्या होगा कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब मान लिया जाए कि इधर से एक ट्रक आ जाए, मान लिया जाए इधर से एक बड़ा ट्रक आ जाए, ठीक है। इसका भी स्पीड वही रहेगा 10 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन सोचने वाली बात है कि ट्रक से ज़्यादा नुकसान होगा कि बच्चा से। हालांकि चूँकि क्या है, यहाँ पे दोनों का जो वेग है वो कितना है, सिर्फ 10 किलोमीटर, दोनों का बराबर सेम टू सेम। लेकिन संभवतः क्या होगा, इससे ज़्यादा हमें नुकसान होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है समय का, कि जिस वस्तु में द्रव्यमान ज़्यादा होगी, ये तो ट्रक बड़ा है तो इसमें निश्चित रूप से ज़्यादा द्रव्यमान होगी। यानी जिस वस्तु में द्रव्यमान की मात्रा ज़्यादा होगी उससे हमें ज़्यादा, मतलब वो जो क्या होता है वो ज़्यादा प्रभावित, यानी उससे हमें ज़्यादा खतरा होगा। इससे ज़्यादा खतरा होगा, इससे कम खतरा होगा, है कि नहीं। इससे ज़्यादा इससे कम होगा, क्योंकि इस बच्चे में द्रव्यमान की जो मात्रा हो वो हमारी तुलना में बहुत कम है, इसलिए ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और रही बात इसके बारे में, तो ये तो हमारे द्रव्यमान से बहुत काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगी। तो संवेग के लिए इसमें जो मान होता है वो यही होता है संवेग का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है, यानी वेग, इसमें जो होता है वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, क्या कह रहा थे, त्वरण। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मान लिया जाए एक वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर क्या होता है कि v माइनस यू बाई टी होता है। इसका सूत्र ये होता है, मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट टी, इसको p मान लेते हैं, p1 ये p2 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, m मास हो गया, ये भी मास हो गया, द्रव्यमान।
क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। यहाँ पे लिख दिए हैं, ये एम हो गया, ये बी हो गया। तो जब स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग के लिए जो अक्षर होता है वो यू से सूचित किया जाता है, और ऐसे भी ए बी सी डी के जो कैपिटल अक्षर होते हैं उसमें अल्फा बीटा में, वो तो सबसे पहले यू आता है, उसके बाद भी आता है। तो जो प्रारंभिक चाल होती है यू हो गया, और अंतिम जो चाल होती है वो क्या होती है, भी होती है। और जो अब यहाँ से यहाँ जाएगी तो इसके लिए कुछ तो टाइम लगेगा, निश्चित है कि कुछ या तो 0.01 सेकेंड कुछ भी तो टाइम लगेगा, तो बीच में क्या लगेगी, टाइम। ठीक है, तो इसका क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ये हो गया सब इसके बारे में, संवेग में परिवर्तन के बारे में। ठीक है, ये हो गया दर। अब इसको अब फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो दर निकाल दिए। अब है क्या कि उस वस्तु पर लगने वाले जो बल होता है उसके दिशा के समानुपाती होते हैं, यानी जिस दिशा में बल लग रहे हैं उसके बिल्कुल समानुपाती होता है। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे एकदम सच में ये उसी दिशा ये समानुपाती है, तो उसके लिए इसका एक निकालना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फार्मूला के लिए क्या बोल रहा है कि समानुपाती होगा, ये समानुपाती कैसे करेंगे, तभी तो ये फॉर्मूला पूरा समीकरण जो होगा शुद्ध होगा। तो इसके लिए एफ बराबर करना होगा, जैसे एफ बराबर बल ले लिए फोर्स, और किसके बराबर, दर और संवेग के बराबर है। तो यहाँ पे त्वरण जो इसका मान है यानी इसके बराबर आना जरूरी है, तभी ये सिद्ध होगा। तो इसके लिए क्या इक्वल करना पड़ेगा, समानुपाती है तो समानुपाती का इसके सिंबल दे देंगे। उसके बाद ये क्या होगा, P1 और ये संवेग, क्योंकि पूछ रहा संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर है, तो पहला संवेग ये हो गया और दूसरा संवेग हो गया। तो इसका मान लिख देंगे P2 माइनस P1, और ये क्या लगा T, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे T। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि P1 संवेग का मान दिया हुआ क्या, m पहला चाल, आई अंतिम चाल यानी स्टार्टिंग चाल, और ये लास्ट चाल। तो लास्ट चाल सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या है m संवेग लिखेंगे, ये क्या हो गया मास यानी द्रव्यमान, अब से वेलोसिटी यानी गति हो गया। ठीक है, तो मास गुना जो हो गया वेलोसिटी यानी m v माइनस एम यू बटा टी। जब यहाँ से इसको कॉमन लेंगे, यहाँ एम कॉमन ले लेने के बाद ये क्या होगी, वी माइनस यू इक्वल टी। अब यहाँ से देखते हैं मैच करके समानुपाती है कि नहीं, तो ये तो मास निकल गया बाहर, यहाँ से जो आ गया आंसर इसका, ये इक्वल हो गया वी माइनस यू बटा टी, वी माइनस यू बटा टी। यानी इसके माध्यम से क्या होगा, ये तो प्रूफ हो गया समानुपाती है, यानी ये जो सेकेंड लॉ है ये क्या है, सही बताया गया है, कि जो बताया गया वो प्रूफ करके यहाँ देखा गया है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, जैसे कि किसी वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर उस वस्तु में लगने वाले बल के दिशा के बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है, यानी इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण के निकाल दिए थे v माइनस यू बटा टी, ये पहला संवेग हो गया, ये दूसरा संवेग हो गया। क्योंकि जब परिवर्तन करने लगेगा तो पहला संवेग और दूसरा संवेग के बीच में नहीं अंतर होगा। जैसे एक आदमी यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तो उसके चाल में अंतर, जो मान लीजिए 5 किलोमीटर जा रहा है, ये 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना, तो बोलेगा दोनों की चाल में कितना अंतर है, तो ये दोनों घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 10 गया कितना होगा, यानी 5 है ना। तो संवेग परिवर्तन के दर ये हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा था कि उसके समानुपाती है, यानी जो बल लगता है फोर्स उसके अनुपाती है, तो इसको समानुपाती करने के लिए बल को मान यहाँ रखें, और संवेग के जो ये दोनों संवेग दिया गया था, तब सेकेंड संवेग और पहला संवेग बटा टी दिया गया, इसमें समय जो लगा। फिर उसके बाद यहाँ से जब कैलकुलेशन किए एम भी, और फिर लास्ट में जो ये आया यहाँ पे आंसर है, ये इसके बराबर हो गया, यानी ये जो सेकेंड लॉ है सिद्ध हो गया, यानी ये सही है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग जैसे जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है कि जब तेज कोई बल्लेबाज रहता है, बहुत तेज़ी से जब बल्ला घुमा के बैट से बॉल को मारता है, तो क्या होता है हमारी तरफ अगर तेज़ी से आता है तो उसमें क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है, कि इतना जल्दी आता समय नहीं मिल पाता है पकड़ने के लिए, जिसके माध्यम से हमें चोट लग जाता है। तो चोट लगने का वजह क्या है कि जैसे वो जितना फास्ट मारता है वो उतना गति से या
यानी वेग से हमारे पास आती है, तो इसमें क्या होता है, समय यानी टी जो होता है, समय का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, जिसके माध्यम से वेग ये हमें लगातार यहाँ पे आके हमको टच करती है, और समय कम रहता है, समय कम रहने की वजह से हमें जल्दी टकरा देती है, और जल्दी टकरा के तो चोट लगेगा ही। तो क्या होता है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जब हमारे नज़दीक आती है अचानक से, तो हम जब गेंद बॉल को पकड़ने के लिए हम इस टाइप के पीछे ले जाते हैं। तो पीछे ले जाते हैं क्यों? क्योंकि उसका जो गति होता है यानी संवेग जो होता है, वेग, वो क्या होता है कि उसको हम कम करते हैं। तो जब कम करेंगे तो उसमें समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, ये यहाँ से आई है, तो इसको पकड़ने के लिए ये थोड़ा सा पीछे गए, तो यहाँ से यहाँ आने में जो क्या लगा, इसमें कुछ भी तो समय लगा, मान लीजिए 0.3 सेकेंड कुछ भी तो लगा हुआ होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, उस समय क्या करता है, उसमें जो वेग रहता है, संवेग संवेग जो होता है उसको क्या करता है, उसको कम कर देता है। कम कर देता है तो हमें चोट कम लगती है। यानी खिलाड़ी जब अपनी ओर बॉल को पीछे की ओर कैच करने के लिए पीछे की ओर हाथ करता है, तो क्या करता है, संवेग को कम करने के लिए और समय को बढ़ाने के लिए। समय इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, क्योंकि समय पे ही संवेग है। समय को बढ़ाने के लिए, संवेग को कम करने के लिए वो हाथ को पीछे करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि उसे चोट कम लगती है। तो ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब बढ़ते हैं आगे, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और थर्ड। इसमें क्या होता है कि इसका एक शॉर्टकट एकदम बहुत छोटा सा, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, इसका छोटा सा डिफिनेशन हो गया। यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, इसको मतलब छोटा सा जानने के लिए इसका शॉर्टकट इस तरह से, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। इसका तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, मान ली कोई वस्तु है, ठीक है ना, मान एक यही एक वस्तु है, जब इसको हम यहाँ से फेंकेंगे यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कि एक जिस गति से आ रहा है, यानी इसमें जितना बल, मान लीजिए 5 न्यूटन इसमें बल है, बल से फेंके हम इसको, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे टकराने के बाद ये भी 5 न्यूटन की गति यानी बल के माध्यम से इसको वापस अपने उल्टा दिशा में यानी विपरीत दिशा में फेंक देगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये है, यानी क्रिया प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। यानी हम जितना तेजी से कोई ऑब्जेक्ट कहीं किसी वस्तु पे फेंकते हैं, ठीक है, या हम किसी पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो उतना ही बल वो हमको वापस उल्टा मेरे यानी उल्टी तरफ, विपरीत तरफ फेंक देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका बताते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल तो अच्छा से समझ आइएगा। जैसे कि देखते होंगे फिल्मों वगैरह में कि जब कोई एक्टर जब गोली चलाने का सीन उसमें जब दिखाता है, तो क्या करता है, अपनी कलाई को बहुत तेजी से इसे पकड़ता है, बहुत मतलब जोर हार्ड से। तो हार्ड से पकड़ने का वजह क्या है कि जब गोली छूटती है तो जिस वेग से वो गोली आगे की ओर जाती है, उतना ही वेग से क्या होती है कि वो उसके पीछे बल लगाती है। तो अगर एक्टर द्वारा अगर इसके कलाई को नहीं पकड़ा गया या नहीं पकड़ेगा, तो क्या होगा कि ये जितना पावर से जा रही है, मान लीजिए इसकी गति वेग जो है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, तो ये भी जो गति कर रही है पीछे फेंकेगी, धक्का देगी, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही फेंकेगी। तो आप इसको जब कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो आपको चोट लग सकती है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो यानी विपरीत क्रिया, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, एक एग्जाम्पल हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि नाव चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि हम नाव पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो जब नाव से उतरने के समय जब यहाँ किनारे पे आती है नाव, ठीक है ना, नाव किनारे पे आती है, नदी किनारे जो भी समुद्र किनारे, तो यहाँ से जब हम जंप करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से जिस बल से, मान लीजिए 5 न्यूटन से बल लगा के यहाँ से कूदे हम, ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, ये जो वस्तु है नाव जो, वो भी क्या करेगी, यह अपने आप को यहाँ से ठेलेगी इसे, ये यहाँ जो ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे, ये भी 5 न्यूटन पीछे की ओर धक्का दे, जिसके वजह से क्या होता है कि नाव यहाँ से 5 न्यूटन पीछे चला जाएगा, यानी यहाँ चला आएगा। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो आज का टॉपिक यही था, न्यूटन
न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति का नियम।